हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू थिंक एसएससी। आप अच्छा क्लास लाइव हो गई है ना? मैं एक्चुअली अपने फोन में ऑन करके बैठी थी बिकॉज ये फर्स्ट क्लास है ना इस एप्लीकेशन पे, तो मुझे लग रहा था कि कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। चलिए फिर गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड फटाक से सभी लोग लाइव आ जाइए, फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले तो कमेंट करके बताओ कि कैसे हैं आप सब लोग, और कमेंट मुझे स्क्रीन पे दिखा दीजिए प्लीज, तो मैं बच्चों के कुछ नाम ले लूं। स्टूडेंट्स लाइव आ चुके हैं, जैसे नितिन कुमार आ चुके हैं, शिवांगी सिंह आ चुकी हैं, राहुल कुमार आ चुके हैं, रजनीश कुमार आ चुके हैं, स्मार्ट, गोपाल सिंह, गंजन सोलंकी आ चुके हैं, आशीष आ चुके हैं, अमित आ चुके हैं। और अमित आते ही पहला ही क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि मैम बायोलॉजी खत्म कब होगी। अरे अमित, इतनी क्या जल्दी है? फर्स्ट क्लास में कोई ये पूछता है कि बायोलॉजी खत्म कब होगी? अभी तो बायोलॉजी की हमने शुरुआत की भी शुरुआत नहीं की है। चलो सब बढ़िया है, स्टार्ट करें अपने आज की क्लास। देखो बच्चों, मैं कुछ बातें बता दूं 5 मिनट में आपकी इस क्लास में बैच के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कुछ कुछ डाउट है अलग अलग टाइप के, तो वो सारे डाउट आपके मैं कंप्लीट करना यहाँ पे कंप्लीट कर देती हूँ। ये जो आपका बैच है ये है साइंस स्पेशल का बैच है ना, और इस साइंस स्पेशल के बैच में हम आपको जो साइंस पढ़ाएंगे वो आपके जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, अब वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैं नाम ले रही हूं, इन सारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। इसके अलावा अगर कोई एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे पता लगे कि मुझे इस बैच में बच्चों को किस लेवल तक लेकर जाना है। वनडे एग्जाम में अगर आप एसएससी का कोई भी एग्जाम देते हैं, सीजीएल दे रहे हैं, सीएचएसएल दे रहे हैं, एमटीएस का एग्जाम दे रहे हैं, या आप सीपीओ दे रहे हैं, है ना, इसके अलावा आजकल तो सीजीएल आपको पता है मेंस में भी जीएस आने लग गई है। लास्ट सीजीएल के पेपर के बाद से कि आपका मेंस के एग्जाम में भी आपको आप क्या देखने को मिलती है, जीएस देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर आप डिफेंस कैटेगरी में एनडीए सीडीएस की क्लास एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, साथ में अगर आप कोई कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी का कांस्टेबल हो, चाहे राजस्थान का कांस्टेबल हो, चाहे दिल्ली कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, एसआई के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, या आप पीसीएस के एग्जाम की भी तैयारी क्यों ना कर रहे हो। जैसे अगर मैं हमारे राजस्थान वालों की बात करूं तो वो आरएस की तैयारी करते हैं, या अगर हम यूपी पीसीएस की बात करें या जेपीएससी की बात करें, है ना, या हम बीपीएससी की बात करें बिहार वाले की, तो इन सारे एग्जाम के लिए साइंस कॉमन है। देखो बच्चों, साइंस कभी चेंज नहीं होती है। आप बोलोगे मैम मैं तो यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हूं और इन फ्यूचर हो सकता है कि मैं एसएससी का भी पेपर दूं, तो साइंस का क्या लेवल अलग हो जाएगा? नहीं, साइंस सबके लिए कॉमन है, बस जो एग्जामिनर का क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप भी जिस भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सबकी तैयारी आप बढ़िया तरीके से करिए, साइंस आपकी इस बैच में कवर हो जाएगी। अब बात करते हैं कुछ कि कैसे कैसे पढ़ाएंगे, सारी बात करेंगे। हाँ, टीचिंग के एग्जाम की बिल्कुल हो जाएगी। एएलपी वाले बच्चों तुम लोग तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि एएलपी हो गया, रेलवे में ग्रुप डी हो गया, बिल्कुल एनटीपीसी हो गया, रेलवे की बहुत जल्दी आपको वैकेंसी भी देखने को मिलने वाली है। क्योंकि मैंने कल ही एक ट्वीट पढ़ा था, तो बहुत जल्दी आपकी वैकेंसी भी आने वाली है, रेलवे की भी अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है, तो आप बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखो साइंस में जब हम साइंस की बात करते हैं ना, बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुन लेना। कुछ चीजें मेरी जो क्लास होगी, पहले मैं बता दूं इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से कवर होने वाले हैं। इसमें 3 सब्जेक्ट कवर होने वाले हैं। पहला है आपका बायोलॉजी, जिसको आप जीव विज्ञान बोलते हैं, है ना। बायोलॉजी मैं पढ़ाऊंगी आपको, कंप्लीट बायोलॉजी, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक, यानी कि जितने भी माने सारे एग्जाम के नाम लिए हैं, उन सारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उनका लेवल क्या रहता है, सब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। दूसरा जो आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर वो है केमिस्ट्री, जिसको आप रसायन विज्ञान बोलते हैं, जो आपको पढ़ाने वाले हैं सत्येंद्र सर। आज रात 9 बजे शायद उनकी क्लास भी लगी है, तो आप फर्स्ट क्लास ज्वाइन कीजिए और बढ़िया तरीके से पढ़िए, बहुत ही शानदार टीचर है। और तीसरा जो आपका आता है वो आता है फिजिक्स। फिजिक्स जिसको आप क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान, और फिजिक्स है वो आपके फिजिक्स के महारथी अंकुर सर पढ़ाने वाले हैं। तो बहुत ही, मैंने कहा ना, ये ऐसा ट्रायो है, यानी कि ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया है टीचर्स का कि इस बैच में अगर आपने पढ़ लिया ना तो साइंस आपका कहीं से भी कुछ लेवल से नहीं छूटने वाला है। बैच का नाम है साइंस स्पेशल। बायोलॉजी मैं पढ़ाऊंगी, केमिस्ट्री रात के 9 बजे लगी है, फिजिक्स आपकी अभी 3-4 दिन के बाद लगेगी, क्योंकि फिजिक्स वाले सर अमरनाथ यात्रा करने गए हैं, जो अपने आप में आप जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा बहुत टफ यात्रा होती है, और सर आएंगे वापस अपनी क्लासेस कंटिन्यू कर लेंगे। मेरी क्लास अभी कंटिन्यू होने वाली है, आज शनिवार है, कल रविवार है, मैं कल भी क्लास लूंगी,
मेरी अभी 4-5 दिन कंटिन्यू क्लास होने वाली है एंड केमिस्ट्री भी होने वाला है। अब फिजिक्स जैसे सर आएंगे आपको शेड्यूल में मेंशन कर दिया जाएगा। अब बात ये आती है कि मैम हमें पीडीएफ कैसे मिलेगा। मैं आपको बता दूं बायोलॉजी का पीडीएफ आज रात तक आपके एप्लीकेशन पर कंप्लीट बायोलॉजी इन इंग्लिश वाले बच्चों इंग्लिश से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, और कंप्लीट बायोलॉजी इन हिंदी वाले बच्चे हिंदी में अपना पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। मैं अपना पीडीएफ एक साथ अपलोड करवा दूंगी। कुछ एक आधा चैप्टर मैंने अभी थोड़ा ऐड किया है, क्योंकि मैं पिछले 4-5 महीने से यही देख रही थी कि किस एग्जाम में कोई नए चैप्टर से क्वेश्चन तो नहीं आ रहे हैं क्या, तो मैं ना उस चैप्टर को ऐड कर दिया आपकी क्लास में। तो वो पीडीएफ में अभी आपको नहीं मिलने वाला है, लेकिन आगे हम जैसे से क्लास करेंगे तो उस पीडीएफ में अलग से वो आपका 1-2 चैप्टर के आपके नोट्स आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगी। तो पीडीएफ अपने डाउनलोड कर लेना, प्रिंट निकाल लेना। आप कुछ बच्चे चाहते हैं कि मैम हम क्लास में नोट्स बनाएं, मैं सारी चीजें बोर्ड पे लिखूंगी, लेकिन कभी कभार ये होता है कि कुछ चीजें होती हैं टीचर्स जो ना मुंह से बोल देता है और बोर्ड पे नहीं लिखता है, कि ऐसा लगता है कि ये तो यार लिखने वाली कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभार वो एग्जाम में आ जाती है। तो आप लोग वो भी साइड में नोट करते रहना। मेरा मानना यह है कि नोट्स अपने हाथ से बनाओ, क्योंकि एक ही बार साइंस पढ़ो, बार बार पढ़ने का कोई रोला ही नहीं है यहाँ पे, है ना। चलिए, ये हो गई आपकी बात पीडीएफ की। टाइमिंग मेरी सुबह 11 से 12 में क्लास चलेगी। 1 घंटा बहुत है ऑनलाइन क्लास में, 1 घंटा बिना किसी बात किए हुए हम 11 से 12 1 घंटे अपनी मेरी बायोलॉजी की क्लास आप करने वाले हैं। मंडे से फ्राइडे क्लासेस होंगी, सैटरडे संडे अपनी क्लास की प्रैक्टिस कीजिए, या फिर आपकी वीक में जो भी क्लास छूट गई है आपकी वो क्लास को अपना अटेंड कीजिए। हाँ, लेकिन अभी मैं, क्योंकि आज शनिवार के दिन बैच स्टार्ट हुआ है ना, तो शनिवार इतवार अभी मैं पूरा लेने वाली हूँ, 3-4 दिन आपकी क्लास, ठीक है। चलो, कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम आप लिखा दो मुझसे बोर्ड पे। मैं बोर्ड पे सब कुछ लिखूंगी। अरे बिल्कुल होगा। एमपी टेट, एमपी पटवारी में बहुत अच्छे बायो के क्वेश्चन आते हैं। मैं लास्ट पटवारी के क्वेश्चंस मेरे पास हैं भी, आपको क्लास में बताती रहूंगी मैं। मेरी आदत है, मेरी नहीं, मुझे लगता है हाँ अंकुर सर की भी ये आदत है कि हम क्लास में ना जैसे कोई क्वेश्चन आप करवाते हैं तो हम बता देते हैं कि इस पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको वहां पता लग जाएगा। आइए, ये होगी आपकी बैच की कुछ इन्फॉर्मेशन, आप अपने आप देख लेना। कुछ बच्चों के डाउट है मैम सिलेबस, सब बातें करेंगे, एक दिन में सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं लेंगे। अब मैं किसी का, हाँ भाई गुड मॉर्निंग, और मैं बेटा उसी का ही नाम चेंज हुआ है, पवन कुमार, ठीक है, पवन है या मनीष है, ठीक है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, जब भी आप कभी भी साइंस की बात करते हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, अगर आपको सिलेबस में दिया हुआ है साइंस, कभी कभी क्या करते हैं ना कुछ एग्जाम में ना बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इनका अलग अलग सिलेबस नहीं दिया हुआ होता है, सिर्फ एक कॉमन साइंस लिखा हुआ होता है। आप भी अगर अपना सिलेबस देखेंगे ना तो कुछ कुछ एग्जाम में सीधा साइंस दिया हुआ होता है। जब हम साइंस की बात करते हैं, हम विज्ञान की बात करते हैं, हमारे चारों तरफ साइंस है। प्लीज मुझे सुनने की कोशिश करना, कमेंट आप बिल्कुल मत करो, अब सिर्फ और सिर्फ मुझे सुनो, मेरे साथ नोट्स बनाओ, और मेरे सिर्फ सब भूल जाओ, आसपास की बातें, कैसे आएगा क्वेश्चन, क्या होगा, सारा कुछ मैं बताती जाऊंगी, क्योंकि शायद आप मेरे से पहली बार पढ़ रहे होंगे, लेकिन मैं पहली बार नहीं पढ़ा रही हूँ, है ना। तो ट्रस्ट रखो अपने टीचर पे, बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे से आपको बायोलॉजी वाला पार्ट कवर करवा दूंगी हर एक एग्जाम के लिए, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। देखो, आपके चारों तरफ साइंस है, मैं इस कमरे में क्लास ले रही हूँ, ये कमरा पूरा साइंस से भरा पड़ा है। आप कहोगे अरे मैम इस कमरे में कहाँ साइंस है, इस कमरे में तो पंखा है, ट्यूबलाइट है, डिजिटल बोर्ड है, मैं हूं, पोडियम है, पेन है, सारी साइंस है। जब हम साइंस की बात करते हैं ना बच्चा, तो साइंस ना 2 चीजों से बना हुआ है। कैसे, बहुत मैं बेसिक से लेके चल रही हूँ, बिल्कुल सुनने की कोशिश करना। साइंस में एक चीज होती है लिविंग, लिविंग जिसको हम बोलते हैं सजीव। हम 6ठी-7वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि इस धरती के ऊपर लिविंग्स है। हम क्या बोलते हैं, हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम लोग सजीव हैं। आपने सुना होगा प्लांट्स भी लिविंग हैं, बैक्टीरिया, जीवाणु भी लिविंग हैं, है ना, ऐसे आपने चीजें सुनी होंगी। गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, भेड़, जानवर सारे लिविंग्स हैं। दूसरा, साइंस में जो दूसरी चीज होती है जिसको हम कहते हैं नॉन लिविंग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं निर्जीव। यानी कि इस कमरे के अंदर 2 ही टाइप की साइंस है, बिल्कुल, या तो वो होगी लिविंग या होगी वो नॉन लिविंग। अब आप कहोगे मैम कि लिविंग तो मुझे समझ में आ गया कि इस कमरे में आप लिविंग हो, मान लिया, नॉन लिविंग में कैसी साइंस है। ये मैंने मार्कर को नीचे गिरा दिया, मान लो मैंने हाथ से नीचे गिरा दिया, तो अगर ग्रेविटी नहीं लगी होती तो क्या ये मार्कर नीचे जाता, नहीं जाता। तो ये क्या है, ये साइंस है, ये साइंस है। तो साइंस 2 ही चीजों से मिलकर बनी हुई है, लिविंग और नॉन लिविंग। जब बात करते हैं लिविंग क्या होते हैं,
ऐसी कोई भी चीज जो सेल से बनी हुई है, जो किससे बनी हुई है, सेल यानी कोशिका से बनी हुई है, उसको हम लिविंग कहते हैं। अब बात करेंगे सेल क्या होती, कैसे होती, सारी बात करेंगे, है ना। मैंने कहा ऐसी कोई भी चीज जो सेल यानी कोशिका से मिलकर बनी हुई है उसको हम लिविंग बोलेंगे। और ऐसी कोई भी चीज जो एटम से मिलकर बनी हुई है, एटम का मतलब होता है परमाणु, उसको आप नॉन लिविंग या निर्जीव वस्तु कहते हैं। इतना बेसिक से कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा आपको, इसलिए कह रही हूँ कमेंट्स पे ध्यान कम दो, पढ़ लो यहाँ पे। तो साइंस दो चीजों से मिलकर बनी हुई है, लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग वही होगा जो किससे बना हुआ है, जो सेल यानी कोशिका से मिलकर बना हुआ है, और नॉन लिविंग जो एटम यानी परमाणु से मिलकर बना हुआ है। अब जब जब हम लिविंग्स की बात करेंगे तो वो साइंस की किस ब्रांच में बात करेंगे, हम बायोलॉजी में बात करेंगे, हम सजीव यानी कि जो जीव विज्ञान होती है उसमें बात करेंगे। और जब जब हम नॉन लिविंग्स की बात करेंगे यानी एटम से बनी हुई चीजों की बात करेंगे तो आप या तो पढ़ रहे होंगे फिजिक्स या आप पढ़ रहे होंगे केमिस्ट्री। या तो क्या पढ़ रहे होंगे आप, फिजिक्स, या आप पढ़ रहे होंगे केमिस्ट्री यानी भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान पढ़ रहे होंगे। तो यही तो मैंने कहा कि साइंस में तीन ही मेन ब्रांच हैं जिसको आपको वनडे एग्जाम में पढ़ना होता है, जिसमें से पहला बायोलॉजी, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा फिजिक्स। सबसे बड़ा जो पार्ट और हर एक एग्जाम में जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो बायोलॉजी से आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम, बायोलॉजी क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, कहां से आया ये शब्द, थोड़ी सी हम हिस्ट्री पे बात करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। थोड़ा मेरा गला खराब है, मैं भी, मेरा बर्थडे था 25 जून को, तो मैं कश्मीर घूमने गई थी और कश्मीर में थोड़ा सा मौसम जो था ना वो ठंडा था, और यहाँ आके गर्मी तो थोड़ा ठंडा गर्म हो गया, हल्का सा गला मेरा थोड़ा सा खराब हो रखा है, आवाज थोड़ी सी आपको चेंज लग रही होगी, लेकिन कल तक मैं इसको ठीक करने की कोशिश करूंगी, हो जाएगी, है ना। बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, मैं बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़ाती हूँ, एनसीईआरटी के अलावा मैं कुछ भी नहीं पढ़ाती हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी के अलावा मैं कुछ भी नहीं पढ़ाती हूँ। प्लीज प्लीज पढ़ने की कोशिश कीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज, कमेंट मत करो, आपको कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ाई करने से मतलब है बच्चा, कौन टीचर कैसे, आपको जिस टीचर का समझ में आता है उसी से पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, ठीक है। देखो जब बायोलॉजी की बात करते हैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री में बात करते हैं। आपके मन में आया जैसे काजल, मेरा नाम काजल है, तो कोई मेरे से पूछे काजल नाम कहाँ से आया, तो मैं बोलूंगी मेरे मम्मी पापा ने मेरा नाम रखा, ठीक है। ऐसे ही आपके सामने एक शब्द आया बायोलॉजी, तो बायोलॉजी शब्द का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। बायोलॉजी शब्द को लैटिन भाषा में जब तोड़ते हो तो इसका मतलब होता है बायोस प्लस लोगोस, बायोस प्लस लोगोस। अब बायोस का मतलब होता है लिविंग्स, बायोस का मतलब होता है लिविंग्स या लाइफ, लाइफ का मतलब क्या है, जीवन, और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। तो बायोलॉजी की यहाँ पे परिभाषा क्या निकल के आई, बायोलॉजी साइंस का ही एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं, लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में। अब लाइफ किसकी होगी भाई, लाइफ किसकी होगी, लिविंग्स की होगी। तो बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग्स। जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम जीवों के बारे में या जीवों के जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को ही हम बायोलॉजी कहते हैं, उसी को ही हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। ये जो शब्द है ना, ये जो टर्म है, ये टर्म कहां से आया, तो दो साइंटिस्ट थे बच्चा, कौन, LNT, शॉर्ट फॉर्म में याद कर लो, LNT। LNT एक कंपनी भी है ना, बहुत अच्छी कंपनी है ना, बीटेक वाले नौकरी लगते हैं LNT में। तो LNT, L का फुल फॉर्म है यहाँ पर लेमार्क, एक साइंटिस्ट थे लेमार्क। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से रहे होंगे तो आपने लेमार्क की इवोल्यूशन थ्योरी पढ़ी होगी, नहीं रहे तो आगे सब पढ़ने वाले हैं आप। लेमार्क एंड दूसरे साइंटिस्ट थे यहाँ पर ट्रीवेनेरियस, ट्रीवेनेरियस। ये दो साइंटिस्ट ने एक साथ मिलकर शब्द दिया, कौन सा शब्द, बायोलॉजी, और ईयर 1802। वैसे मैं आपको बता दूं कि वनडे एग्जाम में ना आपको ईयर्स याद नहीं रखने हैं क्योंकि बहुत ही रेयर कभी कभार पूछता है। हाँ, जैसे सेल की डिस्कवरी किस ईयर में हुई थी, ये कुछ कॉमन है, वो याद करने होते हैं, वो मैं बता दूंगी। लेकिन अगर आप नीट वगैरह एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं
अगर आप नर्सिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर आपको ईयर्स भी साथ में पूछी जाती हैं। 1801 खत्म हो रहा था, 1802 की शुरुआत हो रही थी। उस साल में क्या किया, लेमार्क और ट्रेविनेरियस दोनों एक साथ मिलकर एक शब्द दिए, और जिस शब्द का मीनिंग मैंने बता दिया है, बायोस प्लस लोगोस होता है, यानी कि टू स्टडी अबाउट लिविंग्स। लिविंग्स के बारे में स्टडी करना ही बायोलॉजी कहलाता है। ओके मैम, इतनी बात हमें समझ में आ गई। और मैंने कहा लिविंग कौन होते हैं, तो ये जो आपको एक दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, एक इमेज दिख रहा है। इस इमेज में जितनी भी सारी चीजें हैं, जितने भी सारे शब्द हैं, वो सारे बायोलॉजी से ही संबंधित है। चलो एक एक करके देखें। देखो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, यहां पर पेड़ दिख रहा है, हाँ जी पेड़ दिख रहा है, तो पेड़ भी लिविंग है। यहां पर आपको दिख रहा होगा कछुआ, कछुआ भी लिविंग है। यहां पर एक कोई पक्षी उड़ता हुआ दिख रहा होगा, तो पक्षी भी लिविंग है। यहां पर क्या है, आपका एक फ्रूट, फल दिख रहा है, तो फल किस पे लगते हैं, पेड़ पे लगते हैं, तो उसके बारे में यहां पढ़ना पड़ेगा। ये आपका दिमाग है, ये यहाँ पे कुत्ते की फोटो बनी हुई है, डीएनए की फोटो बनी हुई है, खरगोश की फोटो बनी हुई है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे शब्द हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब आपके सामने जो क्वेश्चन आया, मैम हमें समझ में आ गया कि हम बायोलॉजी में लिविंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज लिविंग, क्वेश्चन तो यही है ना, आपका इंट्रोडक्शन तो यही से ही स्टार्ट होता है कि लिविंग आप किसको कहते हैं। मुझे सबसे अच्छा कैरेक्टर बता दो लिविंग का। यहां से आपका इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। पहले मैं 2 या 3 क्लास में इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगी, आपको आपका सिलेबस लिखवाऊंगी, उसके बाद कोई चैप्टर स्टार्ट करूंगी। मैं वो टीचर नहीं हूं कि आते ही पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिया, हाँ बच्चों लिखो, टाइम पास करके चली गई। नहीं, मेरा उद्देश्य ये रहता है कि मैं आपको इंट्रोडक्शन में ही ऐसे ऐसे शब्द बता दूं कि जो डायरेक्टली एग्जाम में भी आते हैं। जब तक बच्चे का बेस क्लियर नहीं होगा, तो उस बच्चे को चैप्टर स्टार्ट करने से कोई मतलब नहीं है। मैं एक एक चैप्टर का मीनिंग भी बताऊंगी, चैप्टर का नाम भी पढ़ा तो कैसे पढ़ा। सबसे पहले मुझे ये बता दो, हाँ बच्चा किताब बाद में मिलेगी आपको, प्लीज अभी थोड़ा पढ़ने की कोशिश करो। हमें किताब वगैरह के बारे में बातें बाद में करेंगे यार, धीरे धीरे, एक ही दिन में सब कुछ नहीं करना। मैंने पूछा कि लिविंग क्या होता है, आपको समझ में आ गया। बायोलॉजी में हम लिविंग्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन व्हाट इज लिविंग, क्या होता है लिविंग, आपने मुझे बता दिया। मुझे पता है, मुझे आप लोगों के दिमाग का स्तर बहुत अच्छे से पता है कि आप लोगों का दिमाग का स्तर क्या है, क्या क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या आंसर दे रहे होंगे। तो एक बच्चा कह रहा है एनाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसमें रेस्पिरेशन करता हो, जो सांस लेता हो, वो लिविंग है। अच्छा, मैं तो नहीं मानती इस चीज को। राजकुमार जी का कहना है जो खाना खाता है वो लिविंग है। अच्छा जी, नहीं, ये तो कोई बात नहीं हुई। देखो आज के बाद कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज लिविंग, तो सबसे पहले बताना कि ऐसा कोई भी जीव जंतु जिसके बॉडी में सेल्स हो, क्या हो, सेल्स हो, कोशिका हो, यानी कि जिसका शरीर सेल से मिलकर बना हुआ हो, उसको लिविंग कहते हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ऐसा कोई लिविंग जिसके अंदर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन हो, जिसके अंदर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन हो, इसका मतलब है कोशिकीय संगठन से बना हुआ कोई भी स्ट्रक्चर है, उसको लिविंग बोलते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। मैंने कहा सजीव किसको बोलते हैं, तो आपने कहा मैम जो सेल से मिलकर बना हुआ होता है उसको लिविंग कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये आ गया, व्हाट इज सेल, सेल क्या होती है, कोशिका क्या है। मैं लिविंग हूं तो मेरी बॉडी में क्या है, सेल्स हैं। हजारों लाखों करोड़ों मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस सेल से मिलकर बना हुआ कोई भी बॉडी है, उसको लिविंग बॉडी बोलते हैं। अब सेल क्या होती है, सेल वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिससे कोई भी लिविंग बॉडी बन सकती है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लिविंग बॉडी, किसी भी सजीव के शरीर की सबसे छोटी इकाई, यानी कि वो सबसे छोटी स्ट्रक्चर जिससे कोई भी लिविंग बॉडी बन सकता, सबसे छोटी इकाई, बेसिक यूनिट। अब बेसिक यूनिट का मतलब क्या है, जो सबसे छोटा है, इससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता। इतना छोटा है कि आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते हो, आप नग नाखून से नहीं देख सकते हो। मेरा इतने से नाखून में लाखों सेल्स हैं, लेकिन क्या मैं देख पा रही हूँ सेल्स, नहीं देख पा रही। क्यों, क्योंकि सेल्स को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए, आपको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाहिए होगा। आपने सेल्स नहीं देखी होंगी, लेकिन मैंने हजारों बार सेल्स देखी हैं, है ना।
तो सेल इतनी छोटी होती है मैम कि उसको नग्न आंख से नहीं देख सकते, लेकिन सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। किसी भी लिविंग बॉडी की सबसे छोटी जो स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, वो बच्चा आप कहेंगे सेल होती है। यानी कि सेल से मिली हुई कोई भी स्ट्रक्चर है उसको लिविंग बोलेंगे। बात खत्म हो गई। अब इसके एग्जाम्पल मैं बात करती हूं कि कैसे सेल से लिविंग बॉडी बन जाती है। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको किसी भी लिविंग बॉडी को बनाना है तो आपको एक सेल चाहिए, क्योंकि एक सेल से तो बनेगा। ये पहला सेल जिससे आगे चलकर कोई भी लिविंग बॉडी बनेगा, या मैं हमारी बात कर लूं, हम लोग कैसे बने हैं, आप मैं सब लोग एक सेल से बने हुए हैं। और वो पहली सेल जिससे आप और मैं बने थे उसको जाइगोट कहा था। उसे क्या कहा था, उसे युग्मनज कहा गया था। व्हाट इज जाइगोट? तो आप कहोगे जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ लिविंग बॉडी। किसी भी सजीव के शरीर की कौन सी कोशिका, प्रथम कोशिका, फर्स्ट सेल, यानी कि जो सबसे पहले कोई सेल बनी है जिससे आगे चलकर कोई भी लिविंग बॉडी बन सकता है उसको जाइगोट कहोगे। अब आप सोच रहे होंगे जाइगोट से सिर्फ हम बने, नहीं भैया, प्लांट्स भी जाइगोट से बनते हैं। मैंने कहा ना, कोई भी लिविंग बॉडी कोई भी लिविंग बॉडी बना है और उसमें जो उसकी जब बनना शुरुआत हुआ था तो जो फर्स्ट सेल है उसको जाइगोट कहा जाता है। तो हमारा भी फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो एक सेल बनी यानी जाइगोट बना। एक सेल है तो मुझे अच्छे से याद है कि एक बार बीपीएससी ने इतना थका हुआ क्वेश्चन पूछा कि जाइगोट कैसा सेल है, और वहां पर आपको आंसर करना था जाइगोट इज ए यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर। यूनिसेल्युलर का मतलब है एक कोशिकीय। भाई जाइगोट में एक ही सेल है तो एक ही कोशिकीय हो गया ना। मैं बोल तो रही हूँ फर्स्ट सेल, फर्स्ट का मतलब क्या होता है, एक ही, प्रथम। की बीपीएससी क्वेश्चन है, सोचो कितना थका हुआ क्वेश्चन है ना। अब जाइगोट बन गया। अब जब ये जाइगोट मैच्योर होगा तो इसमें एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं सेल डिवीजन, जिसको हम कोशिका विभाजन कहते हैं। ये जाइगोट जैसे जैसे बड़ा होगा, मैच्योर हो गया, तो इसमें एक प्रोसेस होती है दैट इज नोन एज सेल डिवीजन, उसको कोशिका विभाजन कहा जाता है। और ये जाइगोट जो है वो टूट जाएगा ऐसे दो हिस्सों में, और इस एक जाइगोट से दो जाइगोट बन गए, दो सेल बन गई। फिर ये वाला भी आगे टूटेगा, ये भी टूटेगा, इससे दो बन गई, इससे दो बन गई, फिर ऐसे करते 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 बहुत सारी सेल्स ऐसे बन जाती हैं। बहुत सारी सेल्स का एक ग्रुप बन जाता है। अ ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। व्हाट इज टिश्यू? आपसे कोई पूछे उत्तक किसको कहा गया है, आप बोलेंगे बहुत सारी कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा गया है। बहुत सारी कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा गया है। इसका मतलब क्या हो गया, ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। बहुत सारी सेल्स का ऐसे ग्रुप बन गया, बहुत सारी सेल्स आ गई, इतनी सारी, इसको हमने टिश्यू कह दिया। अब टिश्यू में भी जो सेल्स है वो आगे से आगे डिवाइड होती रहती हैं, उनमें डिवीजन होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। एक टिश्यू का लेयर, दूसरा टिश्यू का लेयर, तीसरा टिश्यू का लेयर, और धीरे धीरे इतने टिश्यू के लेवल बन जाते हैं। और जब वो टिश्यू के लेवल्स आपस में जुड़ते हैं तो धीरे धीरे ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाते हैं, अंग बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे आपका हाथ, कान, नाक, गला, है ना, खाने वाली पाइप, श्वास लेने वाली पाइप, आपका फेफड़े, आपका किडनी, आपका लीवर, ये सारे ऑर्गन्स बनना शुरू हो गए। और अगर यहाँ पे प्लांट बन रहा है तो प्लांट के ऑर्गन्स क्या होंगे, भाई प्लांट की जड़ें प्लांट का अंग है। अगर मैं प्लांट की जड़ें काट दूं तो प्लांट मर जाएगा। प्लांट का तना, स्टेम, प्लांट का अंग है। प्लांट की लीफ, पत्ते प्लांट के, वो उसका ऑर्गन है। जैसे हमारे ऑर्गन्स है वैसे प्लांट में भी ऑर्गन्स है ना, समझ रहे हो आप। तो ऑर्गन्स बन गए हैं, और ये ऑर्गन्स एक साथ जुड़कर सिमिलर से काम करते हैं, उनको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम्स। ऐसे ऑर्गन्स जो एक साथ जुड़कर एक जैसे काम कर रहे हैं, मतलब ऐसे ऑर्गन, जिन तीन चार ऐसे ऑर्गन हैं जो सेम काम कर रहे हैं, उनको ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। और जब ये अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स बन जाते हैं तो यहाँ पर एक बॉडी बनती है जिस बॉडी को हम लिविंग बॉडी कहते हैं। देखो बॉडी तो इस मार्कर का भी है, बॉडी मेरे फोन का भी है, लेकिन ये लिविंग बॉडी नहीं है। आप अक्सर गलती कर देते हो, अगर आप सब्जेक्टिव एग्जाम दे के आते हो तो वहां पर यहाँ लिख देते हो कि बॉडी बन गया। भाई बॉडी नहीं, बॉडी तो इसका मार्कर का भी है, इस एसी का भी बॉडी है ना।
आप बोलो कि यहाँ पे लिविंग बॉडी बन गया, तो मैंने कहा कि लिविंग वही है जो सेल से मिलकर बना हुआ है, और सेल से ही आप मुझे बताओ, अगर सेल नहीं होती तो क्या टिश्यू बनते? नहीं बनते। अगर टिश्यू नहीं बनते तो आपके ऑर्गन्स बनते? क्या नहीं बनते। अगर ऑर्गन्स नहीं बनते तो ऑर्गन सिस्टम नहीं बनता। ऑर्गन सिस्टम नहीं बनता तो क्या एक लिविंग बॉडी बनती? नहीं बनती। तो मैंने यही तो लिखा कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लिविंग बॉडी। कोशिका किसी भी सजीव के शरीर की सबसे छोटी इकाई है। इसी बात को तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। और हमारा जिस सेल से हमारा निर्माण हुआ है उसको जाइगोट कहा जाता है, और जाइगोट इज ए यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर। एक कोशिका को हम जाइगोट कहते हैं। इसी चीज को मैं एक फोटो से आपको दिखाना चाहूंगी, तो शायद आप बहुत जल्दी समझ पाएंगे। जरा मेरे साथ समझने की कोशिश करना, ठीक है। क्या मैंने कहा? सेल बनी। ये देखो, एक सेल्स अलग अलग टाइप की हो सकती है। मैंने ये नहीं कहा कि एक जैसी सेल्स होनी चाहिए, ना 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 ना। अगर एक जैसी सेल्स होती तो नाक की सेल्स हैं, उनका काम सूंघना नहीं होता, आंख वाली का देखना नहीं होता, कान वाली का सुनना नहीं होता। सेल्स अलग अलग होती हैं, उनके काम भी अलग हो सकते हैं, उनकी स्ट्रक्चर भी अलग हो सकती है, वो दिखने में अलग हो सकती हैं, है ना, लेकिन होनी सेल चाहिए। तो सेल बनी, और सेल्स के बहुत सारे ग्रुप से ये देखो एक टिश्यू बन गया, और यही टिश्यू आगे चलकर आपका पेट बना दिया। तो सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन बन गया, ऑर्गन से आपका पूरा देखो पेट जिस सिस्टम का हिस्सा होता है उसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, उसे पाचन तंत्र कहते हैं। जैसे देखो छोटी आंत आ गया, ऐसे ही आपका बड़ी आंत, ये सारे मैंने कहा ना, ये सारे ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनमें डाइजेशन होता है। तो एक सिस्टम बन गया डाइजेस्टिव सिस्टम। बात समझ में आई? तो इस तरीके से आपका और हमारा निर्माण हुआ। अब आप यहाँ को मैम प्लांट्स कैसे बने? भाई प्लांट्स भी सेम इसी प्रोसेस से बने हैं। प्लांट्स में भी सेल्स होती हैं, प्लांट्स में भी टिश्यू होते हैं। प्लांट के ऑर्गन्स को हम बोल देते हैं प्लांट के पार्ट, भाग। जैसे प्लांट की जड़ें हो गई, प्लांट का स्टेम यानी तना हो गया, प्लांट का लीफ यानी पेड़ के पत्ते हो गए हैं, है ना, डालियां हो गई है, शाखाएं हो गई, ये सब प्लांट के ऑर्गन से तो है। तो कहते हैं आप किसी प्लांट को काटते हो तो उसको भी उतना ही दर्द होता है जितना हम लोगों को होता है दर्द। इसलिए पेड़ पौधों को बिल्कुल नहीं काटना चाहिए, है ना। और आजकल तो वैसे ही पेड़ पौधों की कमी हो गई है, लगाओ काटो नहीं। बात समझ में आ गई मेरी? चलो मैं आगे, इतनी बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि मैम आपने कह दिया ऐसी कोई भी लिविंग बॉडी जो सेल से मिलकर बनी हुई है, जिसमें सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स हो, उसको हम लिविंग बॉडी कहते हैं। एग्जाम्पल लिख रही हूं मैं। एग्जाम्पल का मतलब होता है उदाहरण। जैसे प्लांट्स, पेड़ पौधे, ग्रीनरी, आपके चारों तरफ जितने भी प्लांट्स हैं दे ऑल आर लिविंग्स। जैसे एनिमल्स, एनिमल्स का मतलब होता है जानवर, घोड़ा, बकरी, भेड़, जितने भी जानवर आपने धरती के ऊपर सुने हैं दे ऑल आर लिविंग्स। नेक्स्ट आता है एल्गी। एल्गी का मतलब होता है शैवाल। जब भी आप एल्गी नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में एक ही इमेज आती है कि मैम पानी के ऊपर जो हरे रंग की काई होती है उसको एल्गी कहते हैं। मैं आपको बता दूं वो काई ही होती है, वो एल्गी नहीं होती है, वो काई होती है। एल्गी क्या होती है? एल्गी खाने में भी काम में लेते हैं। आपने कभी सुना होगा जो स्पेस में जाते हैं, है ना, जो अंतरिक्ष में जाते हैं। अब अंतरिक्ष में कोई ऐसा थोड़ी है पराठे बना के ले जाओ, हलवा बना के ले जाओ, बहुत सारा खाना लेके चले जाओ, इतना थोड़ी भारी कुछ लेके जा सकते हैं। तो जो स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं ना, वो अपने साथ एक पैकेट के अंदर इतनी सी एल्गी भर के लेके जाते हैं। एल्गीज में इतना, कुछ एल्गीज इतनी ऐसी होती हैं जिनके अंदर इतना प्रोटीन होता है कि अगर आपने इतना सा खा लिया तो एक दिन आपको भूख नहीं लगने देंगी वो। तो जो स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं, एक बार ये आपके वनडे एग्जाम का क्वेश्चन भी है कि स्पेस ट्रेवलर्स अपने साथ क्या है। तो एल्गीज भी क्या है? लिविंग्स हैं। फंगी, फंगी का मतलब होता है कवक, कवक या फफूद। आपने देखा होगा रोटी या ब्रेड या अचार के डिब्बे को आप बहुत दिनों तक बंद करके रख दो तो एक फफूद सी आ जाती है ना, उसी को आप कवक या फफूद बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं फफूद भी बहुत सारे टाइप की होती है। जैसे मशरूम, मशरूम आप खाते हो वो भी एक टाइप की कवक ही होती है, फफूद ही होती है। और बहुत सारे काम फंगीज काम आते हैं फर्मेंटेशन की प्रोसेस में। शराब बनती है, अल्कोहल बनती है इसी से, ब्रेड बनती है इसी से,
या आपका क्या कहते हैं वाइन्स, बियर, सब कुछ फंगी से बनता है। अगर फंगी नहीं होती तो शराब नहीं बना सकते आप। आगे जाके बताएंगे आपको सारी बातें, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जांपल लिख रही हूं मैं, बैक्टीरियास। बैक्टीरिया जिसको आप हिंदी में जीवाणु कहते हैं। अरे मैम बैक्टीरिया भी लिविंग है क्या? जी हाँ, बैक्टीरिया भी लिविंग है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया भी किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। और मैंने कह दिया ना, जिसमें सेल है वो लिविंग है। अब वो बात अलग है कि आप बैक्टीरिया को देख नहीं सकते, क्योंकि बैक्टीरिया की सेल बहुत छोटी होती है। इस कमरे में हजारों बैक्टीरिया हो सकते हैं, मुझे नहीं दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया आर स्मॉल पार्टिकल्स, दे आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो सूक्ष्म जीव होते हैं, इतने सूक्ष्म है कि आपको नहीं दिख सकते। एक बच्चा कह रहा है प्लांट में नर्व सेल्स नहीं होता, इसलिए प्लांट को दर्द नहीं होता। ओफो, किसने बोला आपको कि प्लांट में दर्द नहीं होता है? आपको महसूस नहीं होता। आपने देखा कभी कभी प्लांट को काटते हैं तो उससे रबड़ के प्लांट से कैसे रबड़ नीचे गिरता है, गोंद कैसे नीचे गिरता है, एक लिक्विड सा टपकता रहता है। हाँ, आपको काटो, आपको दर्द होगा तो आंसू आएंगे, तो प्लांट्स के आंसू नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब प्लांट को कुछ दर्द नहीं होता। ये किसने बोला आपको? चलो मैम, बीपीएससी का 30 सितंबर को होगा। अच्छा 69 बीपीएससी हाँ सितंबर में है, तो सितंबर तक तो आपका बहुत सारा सिलेबस हो जाएगा, ऑलमोस्ट फिनिश ही मानो आप, है ना। मेन चैप्टर पूरे हो जाएंगे। मैं दिखाऊंगी आपको एल्गीज। हिमांशु सिंह, आपने एल्गीज नहीं देखी ना, मैं आपको एल्गीज दिखाऊंगी। अब मैं आपको बता रही हूँ ना, चलता फिरता डॉक्टर बना के छोड़ दूंगी, आप बस बढ़िया से मेरे साथ पढ़ते रहो। एल्गीज दिखाऊंगी आपको, कॉर्क दिखाऊंगी, सब कुछ दिखाऊंगी आपको, थोड़ा पेशेंस रखो। सब चीजें दिखाऊंगी आपको, लाइव दिखाऊंगी क्लास के अंदर, डोंट वरी ना। चलो, ये सारी लिविंग्स हैं। अब मैं एक नाम लिख रही हूँ, जिस नाम को ऐसा कोई भी आज की दुनिया में प्राणी नहीं है जो इस नाम से वाकिफ ना हो। वायरस, विषाणु। आप मुझे ये बताओ, क्या वायरस लिविंग है? क्या वायरस लिविंग है? वायरस के नाम से, अब मैं ये नहीं बताऊंगी वायरस नाम आपने कब सुना था। अरे सब जानते हैं, कोरोना वायरस आया था, जिंदगी हराम कर दी थी, कितने सारे परिवारों को बर्बाद कर दिया ना कोरोना वायरस ने। वायरस, मैंने कहा ये सब लिविंग्स हैं, तो वायरस क्या है? देखो बच्चा, वायरस को कहा जाता है एसेल्यूलर सेल, एसेल्यूलर बॉडी। एसेल्यूलर का मतलब है जिसमें कोई भी कोशिका नहीं है, इसमें सेल नहीं होती है। वायरस में कोई भी टाइप की सेल नहीं होती है। अब सेल नहीं है तो ये लिविंग नहीं हो सकता। जी हाँ, लिविंग नहीं हो सकता। लेकिन मैम ये बताओ, ये लिविंग नहीं है तो कोरोना वायरस ने इतना सारा तबाही क्यों मचा दिया था? इस क्वेश्चन का आंसर आपको आज मिलने वाला है। मैम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स का ख्याल रखना, मैं एक एक चीज हिंदी में लिख रही हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों, बायोलॉजी थोड़ा टफ है हिंदी में पढ़ना। और आजकल के एग्जामिनर तो क्या करते हैं, देखो जो हिंदी टर्म्स होते हैं ना, उनको इंग्लिश में ही लिख देते हैं। तो कुछ कुछ शब्द हैं जो आपको इंग्लिश में ही याद रखने पड़ेंगे, उसमें मैं या कोई और कुछ नहीं कर सकता, ठीक है बच्चा। अब देखो, जैसे कभी कभी वायरस को वायरस टाइप कर देता है, अब वायरस की हिंदी तो विषाणु होती है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया टाइप कर देता है, माइटोकॉन्ड्रिया को तो हिंदी में सूत्रकणिका बोलते हैं। एग्जामिनर को भी इतनी प्योर हिंदी नहीं आती है। चलो, मैंने कहा वायरस में क्या नहीं होती, सेल नहीं होती, इसका मतलब मैम वायरस लिविंग तो नहीं है। फिर वायरस किसका बना हुआ होता है? कोई भी वायरस जो होता है ना, जनरली हम जब वायरस का एक डायग्राम बनाते हैं तो कुछ ऐसा सा बनाते हैं, कुछ ऐसा सा। कोई भी एक वायरस है उसको जनरली हम बनाने की कोशिश करते हैं तो कुछ ऐसा सा बनाते हैं। ये जो वायरस का ऊपर वाला बॉडी, ये बॉडी, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कैप्सिड। कैप्सिड का मतलब होता है इसका आवरण, इसका कोट, आवरण, ठीक है बच्चा। और ये इसकी टेल होती है, इसकी पूंछ होती है। ये क्या होती है? इसकी टेल होती है, पूंछ होती है। अब मैं कुछ बातें बताने वाली हूँ, मेरा बहुत ध्यान से इस पॉइंट को सुनना। मैंने कहा कोरोना वायरस ने इतना तबाही क्यों मचा दिया, वो लिविंग तो था ही नहीं। फिर भी वायरस के अंदर क्या होता है? वायरस के अंदर यहां पर रहता है वायरस का जेनेटिक मटेरियल। क्या रहता है? इसका जेनेटिक मटेरियल रहता है, या हम कह सकते हैं यहां पर रहता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड आपको आगे पढ़ाऊंगी, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल। और जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है आनुवांशिक पदार्थ। या तो मैं ये कह दूं
कि वायरस के अंदर आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, या मैं ये कह दूं वायरस के अंदर न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। और ये न्यूक्लिक अम्ल या जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आइदर डीएनए और आरएनए, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। मैंने कहा वायरस के अंदर क्या होता है, वायरस के अंदर रहता है डीएनए और आरएनए, और ये जो डीएनए और आरएनए है ना, इन्हीं की वजह से ही वायरस तबाही मचाते हैं। जीका वायरस, रिका वायरस, रेट्रो वायरस, कॉमन कोल्ड वायरस, रेबडा वायरस, फलाना वायरस, H1N1, बर्ड फ्लू कितना चला था बीच में। ये जो वायरस आते हैं ना बीच बीच में, वायरस कुछ भी नहीं होता अगर वायरस के पास डीएनए या आरएनए नहीं होता। तो वायरस के अंदर सेल नहीं है, लेकिन वायरस के अंदर डीएनए और आरएनए पाया जाता है, और साथ में वायरस के अंदर ये जो कैप्सिड है ना, ये कैप्सिड, ये जो इसका आवरण है, ये प्रोटीन का बना हुआ होता है। बस इसी प्रोटीन और डीएनए आरएनए की हेल्प से ये वायरस बार बार आते हैं और धरती पे तबाही मचाते हैं। अब ये वायरस इस एनवायरनमेंट में ऐसे पड़ा है, इस कमरे में एक वायरस पड़ा है ऐसे, है ना। अब आप कहोगे डीएनए आरएनए क्या होता है, सब आगे पढ़ाएंगे, प्लीज मैं बेसिक से लेकर चल रही हूँ, आपको चीजें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, प्लीज थोड़ा सा, है ना, बाद में बात करना, मैं थोड़ा सा बेसिक से लेकर चल रही हूँ। अभी अपन बहुत जनरल चीजें पढ़ रहे हैं, लेकिन जनरल इतनी जनरल है कि एग्जाम में भी आती है। तो वायरस दो चीजों का बना हुआ होता है। वायरस का जो बाहरी कैप्सिड होता है, बाहरी आवरण होता है, वो किसी प्रोटीन का बना हुआ होता है, और वो प्रोटीन अलग अलग वायरस में अलग अलग होती है, ठीक है। और वायरस के अंदर रहता है, उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, डीएनए आरएनए। अभी इनकी फुल फॉर्म वगैरह सब छोड़ दो, बाद में बात करेंगे, ठीक है। और मैंने कहा कि वायरस के अंदर सेल नहीं है। अभी इस कमरे के अंदर कोई वायरस पड़ा है, ऐसे ही पड़ा है, वो लिविंग नहीं है। और जैसे ही मान लो यहाँ पे एक वायरस पड़ा, ये कमरा है, ये कमरा है, आप मान लो ये रूम है मेरा, इसमें एक ऐसे वायरस पड़ा है यहाँ पे। अब ये नॉन लिविंग है, इसमें सेल तो है नहीं, ऐसे ही पड़ा है। अब ये वायरस किसी होस्ट सेल में चला गया, इसके अंदर होस्ट सेल। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं होस्ट सेल क्या होती है, जिसको हिंदी में कहा जाता है पोषिता कोशिका। होस्ट सेल किसी भी लिविंग बॉडी में, ये वायरस अभी कमरे में पड़ा था, अब ये मेरे अंदर आ गया, मैं क्या हूं, लिविंग हूं। या मेरे घर में कुत्ता है, कुत्ते के अंदर चला गया, कुत्ता भी क्या है, लिविंग। या मेरे घर में प्लांट लगा हुआ है, प्लांट भी क्या है, लिविंग। तो किसी भी लिविंग बॉडी में ये वायरस चला गया, जिस बॉडी के अंदर जाता है उसको होस्ट सेल कहते हैं। सुना होगा ना कोरोना वायरस के टाइम पे, फलाना होस्ट सेल है, मतलब जिसके अंदर कोरोना वायरस है वो क्या हो गया, होस्ट हो गया। तो ये आ गया किसी भी लिविंग बॉडी में, उसको हमने होस्ट सेल कह दिया। अब लिविंग बॉडी में जैसे ही आया, और आने के बाद इसके अंदर कैरेक्टर्स आ जाते हैं लिविंग्स जैसे, सजीवों के जैसे। इस कमरे में पड़ा था तब वो नॉन लिविंग था, जैसे ही किसी लिविंग बॉडी में गया, किसी गाय भैंस घोड़ा बकरी प्लांट्स हम लोगों में किसी भी लिविंग बॉडी में गया, वहां जाकर ये लिविंग्स के जैसे लक्षण दिखाने लग गया। कैसे लिविंग्स के जैसे लक्षण, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं, हम लोगों में प्रजनन होता है। ठीक ऐसे ही ये वायरस भी रिप्रोड्यूस करने लग जाता है किसी भी होस्ट सेल के अंदर जाकर, और अपनी इतनी फोटोकॉपी बनाएगा, इतनी फोटोकॉपी बनाएगा अंदर जाके कि एक दिन के अंदर हजारों करोड़ों अपनी फोटोकॉपी बना के तैयार कर देगा। और फिर धीरे धीरे वो हजारों करोड़ों वायरस हैं, वो इस होस्ट सेल को मार देंगे, इसको बीमार कर देंगे, या इसको मरने के लिए छोड़ देंगे। यही तो कोरोना वायरस में हुआ था। तो बच्चों, वायरस यहां नॉन लिविंग था, यहां आकर लिविंग हो गया। इसका मतलब मैम, वायरस ने लिविंग्स को किससे जोड़ा है, नॉन लिविंग से जोड़ा है, नॉन लिविंग से जोड़ा है। सजीव को निर्जीव से जोड़ रहा है, और जोड़ने वाली कड़ी को कहा जाता है बच्चों कनेक्टिंग लिंक। क्या कहा जाता है, कनेक्टिंग लिंक। दो अलग अलग
कड़ियों को एक साथ जोड़ दिया, उसे कनेक्टिंग लिंक या योजक कड़ी कहा जाता है। तो आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स, यानी सजीव और निर्जीव के बीच की कनेक्टिंग लिंक किसको माना गया है, तो आप क्या आंसर करके आओगे? आप सब आंसर करके आओगे वायरस। समझ में आया वायरस का पॉइंट? अब मैंने कहा था कि वायरस तबाही किसकी वजह से मचाते हैं? वायरस तबाही मचाते हैं इन दो चीजों की वजह से, डीएनए या आरएनए। अगर वायरस का डीएनए आरएनए निकाल दो ना तो वायरस कुछ भी नहीं है, तो वायरस कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा अभी तक मैंने क्या पढ़ा है सुनने की कोशिश करना, नहीं था बोलोगे मैम तो कौन सी दुनिया में चले गई, कहाँ इंट्रोडक्शन से कोरोना वायरस पे चली गई। देखो बच्चों, मैंने कहा बायोलॉजी में हम लिविंग्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जब तक आपको लिविंग्स की डेफिनेशन परिभाषा नहीं समझ में आएगी, चैप्टर स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं है। लिविंग्स वो हैं जिसमें मैम सेल होती है, यानी कि कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर जो सेल से मिलकर बनी हुई है उसको लिविंग यानी उसको सजीव कहा जाता है। और सेल जो होती है वो बच्चा आगे चलकर टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से पूरा एक लिविंग बॉडी बना देती है। अब लिविंग्स के एग्जांपल मैंने बताए, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, जानवर, प्लांट्स, एल्गी, शैवाल, फंगी, कवक, बैक्टीरिया, जीवाणु, ये सब लिविंग्स होते हैं। लेकिन एक शब्द हम सुनते हैं वायरस। वायरस जब तक एनवायरमेंट में पड़ा है तब तक वो नॉन लिविंग है, लेकिन जैसे ही वायरस किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर चला जाता है, यानी कि किसी भी होस्ट सेल में चला जाता है, वहां पर जाकर वो लिविंग्स के जैसे लक्षण पनपा देता है और उस बॉडी को धीरे धीरे बीमार या उसको मार देता है। और किसकी वजह से? वायरस में दो चीजें होती हैं, एक प्रोटीन और दूसरा वायरस का न्यूक्लिक एसिड। इन दो चीजों की वजह से वायरस क्या पहुंचाते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। यानी कि वायरस ने लिविंग को नॉन लिविंग से जोड़ने का काम कर दिया, यानी वायरस के अंदर दोनों टाइप के लक्षण होते हैं। इसलिए हम वायरस को कहते हैं सजीव और निर्जीव के बीच का योजक कड़ी, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स। इतनी क्लास मैंने अभी आपको पढ़ाई है, इससे बनने वाले क्वेश्चंस आप खुद बना सकते हो। इससे बनने वाले क्वेश्चंस आप खुद बना सकते हो। ओके सुरेश प्रजापति, समझ में आ गए? बात समझ में आ गई? तो मैंने कहा लिविंग वही है जिसके बॉडी में सेल्स हो। ओके मैम, मान लिया। अब मैम ये बताओ कि सेल के अंदर क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि हम लोगों का डीएनए वायरस के डीएनए से अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है। हम लोगों का डीएनए वायरस के डीएनए से बिल्कुल अलग होता है। आपने सुने होंगे डीएनए के भी टाइप होते हैं, एक होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, एक होता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, है ना, एक होता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए, एक होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। लेकिन ये समय आने पे पढ़ाऊंगी आपको, अभी नहीं। चलो आगे। लिविंग वही जिसके बॉडी में सेल हो। ओके मैम, हमने भी मान लिया लिविंग वही जिसके बॉडी में सेल हो। अब मेरा क्वेश्चन अगला ये है, आपके दिमाग में भी आना चाहिए। मैंने कहा सेल के अंदर क्या होता है? ये लिविंग्स के कैरेक्टर्स चल रहे हैं। पहला कैरेक्टर हो गया है कि लिविंग्स के अंदर सेल होने चाहिए। नंबरिंग दे देना अपन, नंबरिंग से आप लोगों को ज्यादा आसान हो जाएगा। ये सब आपको नोट्स में मिलेगा। दूसरा, मैंने कहा कि सेल के अंदर क्या होता है मैम? सेल्स के अंदर क्या होता है? तो लिविंग्स की सेल्स के अंदर होना चाहिए प्रोटोप्लाज्म। क्या होना चाहिए बच्चों? प्रोटोप्लाज्म। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे जीव द्रव्य। कोई भी आपसे पूछ ले, एग्जामिनर तो पूछता है, लेकिन साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो एग्जाम में तो काम आता ही आता है, साथ में आपके जिंदगी भर आपको बहुत सारी चीजें जानने में, समझने में आपको पता होनी चाहिए। आप जब मेरे से बायोलॉजी पढ़ लोगे ना, उसके बाद इतनी सारी दवाइयां, इतनी सारी बीमारियां, ऐसे चीजें आपको मैं बता दूंगी कि छोटे मोटे इलाज तो खुद कर लोगे अपने। हाँ सही बोल रही हूँ मैं, छोटे मोटे इलाज तो खुद कर लोगे आप अपने। बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी और ये चीजें जिंदगी भर काम आएंगी। भाई नौकरी लग जाओगे उसके बाद भी तो बीमार होगे ना, बीमार तो कभी भी हो सकते हो, है ना। आज ही देखो, आज के पेपर में WHO ने कहा है कोका कोला पीने से कैंसर होता है। आज मैं यूट्यूब पे इसके बारे में एक वीडियो भी बनाने वाली हूँ। मैं ये बात, WHO ने आज कहा है, मैं ये बात जब से पढ़ाना शुरू की हूँ 2015 से,
तब से अपने बच्चों को बोलती हूँ कोका कोला मत पिया करो, मत पिया करो, मत पिया करो। WHO ने आज बोलिए, मैं कितने साल हो गए, 2015 से 7-8 साल हो गए पढ़ाते हुए, पहली क्लास से बोलना शुरू करती हूँ। ऐसा कोई बैच जिसमें यह ना पढ़ाया हो, कोई पुराना बच्चा होगा उसे पता होगा कि मैंने कोई ऐसी क्लास जिसमें ये ना बताया कोका कोला, थम्स अप, मरिंडा ये सब कैंसर कोज करती हैं, ये सब कैंसर बीमारियों को। आज देखो बहुत जल्दी WHO बैन लगाने वाला है कोका कोला पे, बहुत दिनों से बोलती आ रही हूँ ना ये चीज। ऐसे ही इसीलिए कहती हूँ कि साइंस के बारे में नॉलेज रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या खाते हो क्या पीते हो आपको कुछ पता नहीं लगेगा, और कब इतनी बड़ी बीमारी लेके बैठ जाओगे कैंसर जैसी। आजकल तो फलाना कैंसर, धिकड़ा कैंसर, क्या क्या आता है ना। चलो, प्रोटोप्लाज्म, मैंने कहा सेल, सेल के अंदर क्या होना चाहिए, सेल के अंदर होना चाहिए प्रोटोप्लाज्म, यानी कि जीव द्रव्य होना चाहिए। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? आप इस चीज को देखने की कोशिश करो। देखो अगेन मैं आपको कह रही हूँ, आपने कभी नहीं देखा, लेकिन मैंने बहुत बार सेल्स देखी हैं। मैंने अपनी प्लांट्स की सेल, बैक्टीरिया की सेल बहुत बार देखी हैं, बिकॉज मैंने BSc बायोटेक किया था, उसके बाद MSc किया था, तो मैंने उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, तो वहां पर खूब सेल्स देखी हैं, राइट। प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, मान लो ये कोई सेल है ना, ये कोई सेल है, और कोई भी सेल होती है उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन लगा हुआ होता है, और इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है इसको? सेल मेम्ब्रेन, और हिंदी में कहा जाता है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। सेल के चारों तरफ, हाँ बताएंगे आगे कोका कोला में क्या होता है, आगे पढ़ाएंगे आपको। कोका कोला के अंदर होती हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, प्राकृतिक शर्कराएं डलती हैं, जैसे स्पार्टेम, जैसे सुक्रालोस, ये सब नुकसान पहुंचाती है। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, कोई भी सेल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन लगा हुआ होता है, उसी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इस सेल के अंदर एक होता है बीचों बीच इस तरीके से न्यूक्लियस। क्या होता है बच्चा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम यहां पर केंद्रक कहते हैं, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स में न्यूक्लियस को नाभिक कहा जाता है। अब वो आप केमिस्ट्री वाले सर और फिजिक्स वाले सर से पढ़ोगे। सेल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन लगा हुआ होता है, उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल के बीचों बीच एक न्यूक्लियस होता है जिसको केंद्रक कहते हैं, और न्यूक्लियस के चारों तरफ भी इस तरीके से एक मेम्ब्रेन लगी हुई होती है। इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बच्चा बहुत ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना, ये सारे आगे एग्जाम में आते हैं पॉइंट। केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, गला कितना खराब हो गया, इतने दिन से गले को कुछ नहीं हुआ, क्लास के टाइम पे गला खराब हो गया। केंद्रक झिल्ली, ठीक है। अब बच्चा बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूं। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इस सेल मेम्ब्रेन के बीच में इस तरीके से एक लिक्विड रहता है, गाढ़ा लिक्विड। गाढ़ा कैसा? बचपन में आपने जेली जेली टॉफी खाई होगी ना, उसमें क्या था? गाढ़ा लिक्विड था। ठीक जेली जेली टॉफी जैसा एक गाढ़ा लिक्विड पड़ा हुआ होता है। इस गाढ़े लिक्विड को कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, हिंदी में बोलते हैं कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। बात समझ में आ गई मेरी? कोशिका द्रव्य, ये सारे नाम समझ में आने चाहिए, एग्जाम में आती है सारी चीजें, फिर आप सर पकड़ के बैठ जाओगे अरे ये तो मैम ने पढ़ाया ही नहीं। इंट्रोडक्शन मैम पढ़ाती गई, इंट्रोडक्शन में और क्या, ये एग्जाम में तो आती है इंट्रोडक्शन क्या होता है, जहां से क्वेश्चन बन जाए वो इंट्रोडक्शन है ना। और इस न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड रहता है। देखो ये लिक्विड अलग है, मैं अलग अलग पेन से इसलिए बता रही हूँ आपको, ये लिक्विड अलग है। अब न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड रहता है ना, इस लिक्विड को कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म, और हिंदी में बोलते हैं केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, ठीक है बच्चों। और इस साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है? इस साइटोप्लाज्म में यहां पड़ा है माइटोकॉन्ड्रिया, यहां पड़ा है राइबोसोम, यहां पड़ा है लाइसोसोम, यहां पड़ा है गोल्जी बॉडी। ये सब आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े सब पढ़ाऊंगी मैं। इन सबको मिला के ये सब क्या है? ये सब होते हैं सेल ऑर्गेनलीज। ये सब क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनलीज। कोशिकांग, कोशिका के अंग कोशिकांग कहलाते हैं, कोशिका के अंग कोशिकांग कहलाते हैं। अब मैंने क्या लिखा, हम क्या पढ़ रहे थे? सुनो, हम पढ़ रहे थे, मैंने कहा था सेल के अंदर क्या होता है,
तो आपने कहा मैम सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, तो आपके एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा प्रोटोप्लाज्म किस किस से मिलकर बना होता है। एग्जामिनर का क्वेश्चन है, मेरा नहीं है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी सारा पार्ट है, ये सेल की मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ही जितना भी सारा पार्ट है, सारे नाम लिखे हैं, इन सबको एक साथ मिला दूं तो उसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, उसको जीव द्रव्य कहा जाता है। और ये सबकी सेल्स में होता है, हमारी सेल में है, प्लांट में है, गाय भैंस घोड़ा बकरी, जब सबकी सेल्स को निकालकर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे तो आपको कुछ कुछ ऐसी ही स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगी। इसका मतलब मैम प्रोटोप्लाज्म दो टाइप की चीजों से मिलकर बना हुआ है। सुनना, यहां से क्वेश्चन कैसे उठाता है एग्जामिनर। प्रोटोप्लाज्म जिसको आप हिंदी में जीव द्रव्य कहते हैं, ये द्रव्य दो टाइप की चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक होता है प्रोटोप्लाज्म का लिक्विड पार्ट, तरल पदार्थ जो लिक्विड फॉर्म में है, और दूसरा होता है सॉलिड जो ठोस फॉर्म में है। अब ऊपर वाले डायग्राम से बताओ कि प्रोटोप्लाज्म में लिक्विड पार्ट कौन कौन सा था। भाई साइटोप्लाज्म भी तो गाढ़ा लिक्विड है मैम। तो साइटोप्लाज्म जिसको हमने कोशिका द्रव्य बोला, यानी कि प्रोटोप्लाज्म का लिक्विड पार्ट पहला है साइटोप्लाज्म और दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म किसमें होता है? केंद्रक में, न्यूक्लियस में। एग्जामिनर का क्वेश्चन यही था क्या कि प्रोटोप्लाज्म के लिक्विड पार्ट का नाम बताओ, तो या तो ऑप्शन में ये होगा या ऑप्शन में ये होगा। और प्रोटोप्लाज्म के जो सॉलिड पार्ट थे उनको हम सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। ऑर्गेनेलीज कोशिका के अंग कोशिकांग कहलाते हैं। कोशिकांग फॉर एग्जाम्पल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब आगे पढ़ाएंगे। तो आपसे एग्जाम ने क्या क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? मैम हर एक जीव के शरीर की कोशिका के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, यानी कि जीव द्रव्य होता है। और ये जीव द्रव्य क्या कहलाता है? किसी भी कोशिका के चारों तरफ जो कोशिका झिल्ली है उसके अंदर जितना भी मटेरियल है उसको एक साथ जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, एक तो उसका लिक्विड पार्ट, लिक्विड पार्ट में ये दो लिक्विड आएंगे। साइटोप्लाज्म कहाँ होता है? तो आप खुद आंसर कर सकते हो, सेल की सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में। देखो ना, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, इसके बीच में जो इस तरीके का लिक्विड पड़ा है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और जो न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो ये दो लिक्विड हैं जो प्रोटोप्लाज्म को बनाते हैं। और प्रोटोप्लाज्म का सॉलिड वाला पार्ट यानी ठोस वाला भाग है उसको हम सेल ऑर्गेनेलीज के नाम से जानते हैं। इसके अंदर सेल के कोशिकांग होते हैं। तो ये सारी चीजें मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनाती हैं। जैसे बच्चों ये देखो, जैसे बच्चों ये देखो, दिख रहा है? लैपटॉप पे क्लासेस का मुझे नहीं पता ये चलेगा या नहीं चलेगा, प्लीज ये मुझे नहीं पता है लैपटॉप की क्लासेस का। आपकी एप्लीकेशन पर एक टेक्निकल नंबर दिया हुआ है, प्लीज आप उनसे कोऑर्डिनेट करो। ये रहा सेल का फोटो, समझ में आ गई मेरी बात? ये रहा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये न्यूक्लियस है, ये देखो सारे सेल ऑर्गेनेलीज हैं, ये सारा कुछ मिलकर क्या बना रहा है? प्रोटोप्लाज्म बना रहा है, जीव द्रव्य बना रहा है। इसका मतलब मैम हम बायोलॉजी में लिविंग्स के बारे में पढ़ते हैं, सजीवों के बारे में पढ़ते हैं, और लिविंग्स वही हैं जिसमें सेल्स हों, और सेल्स के अंदर क्या हो? प्रोटोप्लाज्म। इसका मतलब हमने लिविंग्स के दो कैरेक्टर पढ़ लिए, दो लक्षण पढ़ लिए, और तीसरा कैरेक्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। समझ में आई मेरी बात? दो कैरेक्टर हमने पढ़ डाले कि लिविंग्स के बॉडी में सेल्स होनी चाहिए, और सेल्स के अंदर क्या होना चाहिए? प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए, जीव द्रव्य। और साथ साथ में बहुत सारी बातें कर ली, वो तो बात अलग है। तो ये रही आपकी आज की क्लास। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। सारे लक्षण बताऊंगी लिविंग्स के, है ना? आपको लग रहा होगा कि
मैम ऐसे ही ऊपर ऊपर से पढ़ा देंगे। मैंने कहा ना बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। मुझे पढ़ाने की जल्दबाजी नहीं है तो आपको पढ़ने की भी नहीं होनी चाहिए। अब मुझे ये बताओ कि आपको आज की क्लास में कोई डाउट है? पर जितना पढ़ाया है मेरे से आगे मत चलना, बस, है ना, मेरे से आगे मत चलना। जितना पढ़ाया है उसमें कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। अब आप कहोगे मैम आज की क्लास में तो आपने टाइम पास कर दिया, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं? अरे उल्लू, एग्जाम के क्वेश्चन है कि वायरस में क्या, वायरस किसका बना हुआ होता है, अभी तो पढ़ाया, बताओ किसका बना हुआ होता है? हाँ, क्या वायरस में डीएनए आरएनए एक साथ हो सकते हैं? नो, एक वायरस में या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। बीपीएससी के एग्जाम का क्वेश्चन था स्टेटमेंट वाला, क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं है ना, ये एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं। कैप्सिड किसका बना हुआ होता है? कैप्सिड बना हुआ होता है बच्चा, कैप्सिड, नॉट कैस्पिड। मैंने क्या स्पेलिंग गलत लिख दिया क्या? कैप्सिड, कैप्सिड मैंने, हो सकता है बहुत दिनों बाद पढ़ा रही हूँ, कुछ हो गया हो। कैप्सिड, कैप्सिड का मतलब होता है आवरण, उसका कोट, कोट, ठीक है बच्चा? ओके, व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म के लिक्विड पार्ट का नाम बताओ, प्रोटोप्लाज्म के सॉलिड पार्ट का नाम बताओ। ये क्वेश्चन तो है एग्जाम के। नहीं, तबीयत खराब नहीं है, मैंने कहा ना, मैं थोड़ा कश्मीर घूमने गए थे, कश्मीर में बहुत ठंडा मौसम था और कश्मीर बहुत सुंदर जगह है। कश्मीर जाके मुझे, हालांकि पहले भी मेरी यही सोच थी कि हम कश्मीर किसी को नहीं दे सकते, लेकिन कश्मीर घूमने के बाद, कश्मीर में 6-7 दिन रहने के बाद मैंने ये ठाना है कि कश्मीर तो किसी भी कीमत पे हम किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि कश्मीर तो इतना जन्नत है हमारी इंडिया की, भारत की आन बान शान है कश्मीर, है ना। चल, हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय, कल मिले आपसे, कोई डाउट नहीं है। सबके आगे मेरे पास स्क्रीन पे कमेंट, मैम कोई डाउट नहीं है, मैम माय फर्स्ट बैच, बहुत बढ़िया, पहला ही बैच, आपने इतना अच्छा बैच ज्वाइन किया, ओके, कोई डाउट नहीं है। चलो, तो आपकी रात में क्लास होगी आपकी केमिस्ट्री की, और जिस बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया है फटाक से एडमिशन लीजिए इस बैच के अंदर, और अपने आसपास के बच्चों को बता दीजिए कि अगर साइंस पढ़नी है तो इस वन स्टॉप सॉल्यूशन बैच के अंदर एनरोलमेंट करवा ले, क्योंकि ऐसा बैच आपको बार बार नहीं देखने को मिलने वाला है। लेकिन पढ़ा ऐसा देंगे आपको, प्रॉमिस कर रहे हैं हम, आपको बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करवा देंगे। हाँ, एसएससी का बहुत जल्दी आपको एक पूरा कंप्लीट बैच देखने को मिलेगा, और ये बैचेस आपको सिर्फ और सिर्फ थिंक एसएससी की एप्लीकेशन पे मिलेगा, है ना। थिंक एसएससी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, और जिसके पास पहले फ्यूचर कूल का एप्लीकेशन था उसको आप अपडेट कर लो, थिंक एसएससी का नाम चेंज हो गया है उसका। बाकी टीचर्स बहुत शानदार शानदार टीचर्स आपको मिलने वाले हैं। चलो फिर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए, और आसपास के बच्चों को जरूर बताना इस बैच के बारे में। थैंक यू सो मच, कल मिलेंगे। कल संडे है ना, कल क्लास रखें कि ना रखें? आप लोगों को संडे में कुछ काम तो नहीं होता है ना? मैं तो फ्री हूँ, मेरे तो क्लास लेने का मूड है, क्योंकि मैं अभी 3-4 दिन लगातार क्लास लूंगी, फिर कंटिन्यूटी, कुछ काम ही नहीं है संडे को, आप घूम के आ गए, आप घर में क्लास लेने का ही काम है। चलो फिर, अच्छा कल फ्री नहीं हो आप पिंकी? ओके, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। एप्लीकेशन में पता चल जाएगा आपकी क्लास होगी कि नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।